वो ये क्या है, फ्लेक्सिबल। जी को याद करते हुए आप सबको नमन करता हूँ। जो लोग अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। फिर सीटी मार रही है। साबिया जी खड़ी थी तो सीटी मार रहे थे तो समझ में आता है। मेरे खड़े होने पर भी ऐसा अब आ रहे हैं। मेरी वैसी ही है क्या? कोई स्पीकर तो गड़बड़ नहीं है ना? हेलो हेलो। संतोष जी उस तरफ बैठे हुए हैं एकदम संतोष मुद्रा में। युवराज भाई मुझे खड़ा किए। हाँ, कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे, आवाज़ फिर भी नहीं आ रही है। अच्छा, जिसके पास मेरी आवाज़ नहीं सुन रही जरा हाथ उठाओ। तो आपको कैसे मालूम पड़ा? लोगों की आदत है, उनको सुनाई दे रहा फिर भी कहेंगे हाँ सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ के लोग तो इतने चालाक हैं कि पूछिए मत। और कितने नजदीक आऊं यार। ये माइक और मोबाइल की बात कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि माइक वाइक ठीक है ना आपके कार्यक्रम में? बोले हाँ हाँ, कार्यक्रम में माइक वाइक सब ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि माइक और वाइक में बड़ा अंतर होता है। किधर से आवाज है? इन्होंने कहा माइक और वाइक में बड़ा अंतर होता है। मैंने कौन सा अंतर होता है? इन्होंने जो अंतर बताया, अगर आपको अच्छी बात लगे तो मुझे समर्थन दीजिएगा। इन्होंने कहा माइक और वाइक में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि माइक के सामने आप दहाड़ की बात कर सकते हो। वाह। वाइक के साथ सुविधा नहीं है। माइक और वाइक में सबसे बड़ा अंतर ये है कि माइक को आप अपनी साइज का बना सकते हैं। वाइफ जैसी मिली है उससे ही काम चलाना पड़ता है जिंदगी में, वो चाहे अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो। माइक और वाइफ में सबसे बड़ा अंतर देखिए, अगर आनंद आए तो मुझे बताइएगा। माइक और वाइफ में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि अगर आपका माइक बिगड़ जाए तो बाजू वाले का माइक लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइफ में सुविधा नहीं है। क्या अनुभव है। और माइक और वाइक में उससे भी बड़ा अंतर देखिए कि आप एक साथ चाहें तो 4 माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तालियां तो खूब बजा रहे हैं, ये भी वही चाहते हैं, ये चाहते हैं। और माइक और वाइक में उससे भी बड़ा अंतर देखिए कि अगर माइक बिगड़ जाता है तो चुप हो जाता है। माइक में बंद करने का एक बटन नहीं होता है, इनमें कोई बटन नहीं होती। संतोष जी ने मुझे यहाँ 6 बजे बुला लिया। उन्होंने 6 बजे बुलाया, मैं यहाँ 5 बजे आया। मैं यहाँ आया, देखा तो कोई था ही नहीं। ये कुर्सी उर्सी मैंने ही लगाई। कुर्सी लगा के एक कोने में बैठ गया तो हमारे किरण मिश्र जी आए। बोले आप कौन? मैंने कहा पहचान कौन? कहते नहीं आप हैं कौन? मैंने कहा मैं हास्य कवि सुरेश मिश्र हूँ, आप सबको हंसाने के लिए आया हूँ। तो बोले आपका क्रियाकर्म कब शुरू होगा? मैंने कहा क्रियाकर्म नहीं भाई साहब, कार्यक्रम है। बोले एक ही बात है। मैंने कहा तब आप जैसे 4 लोग कंधा देने के लिए तैयार हो जाइए, हमारा क्रियाकर्म भी जल्दी शुरू हो जाएगा। संतोष जी मुझे 2 महीना के पहले फोन किए थे, तो सुरेश जी अब की बार मनहर जी के नाम पर गोरे गांव में गोकुल धाम में एकदम धमाका करना है। मैंने कहा ठीक है, करना है तो बढ़िया बात है। बोले नहीं आपको आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं आप जब से जी स्माइल पर, जी टीवी पर, आज तक लाइव इंडिया तमाम चैनलों पर आने लगे हो, मैंने सुना आपका रेट बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने कहा हाँ वो तो हो गया है। बोले लेकिन हम इतना पैसा देंगे नहीं। मैंने कहा दादा मनहर के नाम पर कहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आप पैसे की बात कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा। बोले नहीं हम लोग ईमानदार आदमी हैं, वैसे सहकारी बैंक काम कर रही है,
वैश्य सहकारी बैंक हमारे पीछे है, आप टेंशन मत लीजिए, बताइए कितना पैसा लेंगे। मैंने कहा आपने अपने दिमाग में जितना सोच के रखा है उससे 2000 रुपए कम दे देना। बोले आजा बेटा, ऐसी बात है तो मैंने 2000 ही देने के लिए सोचा था। क्या बात। तो मैं तो आपके सामने एकदम तो निःशुल्क खड़ा हुआ हूँ, जब तक आपकी ताली वाली बची रहेगी तब तक कुछ लाऊंगा नहीं तो आराम से बैठ जाऊंगा। और एक बात बता दूं कि पिछले दिनों में गुजरात गया था, वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है कि जा बेटा, जो तुम्हारी बातों पर, तुम्हारी कविताओं पर ताली नहीं बजाएगा उसको अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ेगी। ये अगले जन्म का रिस्क है, इसके लिए मेरी बात आपकी समझ में आए या न आए, ताली वाली तो एकदम ठोकते रहिएगा। और यहाँ तो आने में ही मुझे डर लग रही थी, नाम लक्षचंडी, मैं समझा 1 लाख चंडी लोग वहां बैठी होंगी। ये तो शुक्र है भगवान का कि कहीं कहीं दिखाई दे रही हैं, बाकी तो मुझे डर ही लग रही थी। और मारवाड़ी समाज इतना संस्कारित है कि मैं जहां भी जाता हूँ, यहाँ देखिए दो अपनी पत्नियों को उधर बैठाए हुए और खुद इधर बैठे हुए। मैंने संतोष जी से पूछ लिया, भाई साहब आप वहां क्यों बैठे कोने? अरे भाभी जी के साथ बैठते। उन्होंने कहा सुरेश जी कम से कम यार 1 घंटा तो अपनी जिंदगी जीने दो। अच्छा, इसमें कई बार होता है लोग व्यवस्था करते हैं, पत्नियों को इधर बैठा देंगे और पति लोग इधर बैठते हैं, फिर भी वो हंसते नहीं, वो देख लेते हैं घूर घूर करके, वो हंस रही है तब हंसते हैं, बार बार देखेंगे हंसी, हाँ हंसी। इसमें भाभी जी को स्पेशल टेंशन, पता नहीं किसको देख देख के हंस रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ सब आनंद लीजिए, मजा लीजिए, क्योंकि हमारी युवराज भाई की पहली मुलाकात ही इसी ताली के लिए चक्कर में हो गई थी। नागपुर में कब सम्मेलन में कविता पढ़ रहा था, ये नीचे बैठे हुए थे। सारे लोग जैसे आप लोग हंस हंस के तालियां बजा रहे हैं, सारे लोग खूब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। युवराज भाई सामने बैठे, एक भी ताली नहीं बजा रहे थे, इनके चेहरे पर मुस्कान ही गायब थे। मैंने कहा युवराज भाई, सारे लोग इतने मजा ले रहे हैं, इतनी तालियां बजा रहे हैं, आप एक भी ताली नहीं बजा रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले सुरेश जी आपको मालूम नहीं है, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मैंने ताली बजाने के लिए 2 नौकर रखे हुए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। बाद में डांडिया शुरू हो गई, सब डांस करने लगे, ये वहीं बैठे रहे। मैंने कहा यार ताली बजाने के लिए नौकर रखे तो समझ में आता है, डांस तो करिए। बोले सुरेश जी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आपको बताया ना मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मैंने डांस करने के लिए भी 2 नौकर रखे हुए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके 6 महीने के बाद उनकी शादी हो गई। मैंने इनसे कुछ नहीं पूछा, मुझे मालूम था आदमी पैसे वाला है। काव्य रसिक श्रोताओं, इनका बेटा इनके पास आया और कहने लगा कि पापा मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि मम्मी से बिना पूछ के बाहर जा सकूं। तो उन्होंने कहा बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ अभी तक। ये हमारे मित्र हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, ये भी मुंबई में ही रहते हैं, ये हमारे घर पर आते जाते रहते हैं। मैं भी इनके घर जाता हूँ, घर पर आते हैं लेकिन अकेले ही आते हैं, कभी अपनी पत्नी के साथ नहीं आए। एक दिन मैंने इनसे कहा भाई साहब आप अकेले क्यों आते हैं, भाभी क्यों नहीं लेके आते? किसी की बज रही बातें कर लीजिए, ये मोबाइल बहुत टेंशन देता है, ज़्यादा कर्जा लेने पर यही होता है, कहीं बैठे रहिए कोई ना कोई बजा ही देता है। ये हमेशा हमारे घर पर आते जाते रहते हैं। मैंने एक दिन इनको पकड़ा, मैंने कहा भाई साहब आप अकेले क्यों आते हैं, भाभी के साथ क्यों नहीं आते? ये संकोच से दबे जा रहे थे, इधर देखिए उधर देखिए, और बोले सुरेश जी क्या है मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी पत्नी गाँव की है। मैंने कहा अच्छा अच्छा आपकी पत्नी गांव की है, मैं तो समझा वो आपकी है। ये तो गांव की है। साथियों युवराज भाई हैं, ये भी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, यूपी के। इनकी शादी भी गांव में हुई है। इनकी पत्नी को लेकर जब बॉम्बे आए तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ बाहर प्रोग्रामों में चलेगी, थोड़ा अंग्रेजी के कुछ शब्द देता हूँ सीख लो ताकि स्टैंडर्ड बना रहेगा। इनकी पत्नी ने कहा जैसा आप सिखाओगे वैसा सीख जाऊँगी। इन्होंने ट्रायल के लिए 2 शब्द दे दिए कि कोई तुम्हें पूछे कि तुम कौन हो, ये कौन है, तो कहना ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ। तो इनकी पत्नी ने कहा ये तो मैं आराम से कह दूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इन्होंने सिखा दिया। बिरला मातुश्री में एक शो था,
ये लेकर आए, अपनी पत्नी को हॉल में छोड़ कर कहीं बाहर जा रहे थे, दूसरे दरवाजे से मैंने प्रवेश कर लिया। भाभी जी को अकेला देख कर मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी जी अभी आपको जो छोड़ कर गए वो कौन है और आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको, कभी देखा नहीं कभी आपको। तो इनकी पत्नी बोले कि वो मेरा हैंडपंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ पैरोडियों से जोड़ा जाए, लेकिन अब इन्होंने जब छेड़ दिया तो उसका जवाब तो मैं दे ही देता हूँ। जवाब नहीं दे रहा हूँ, एक हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए पहली बार जब मुंबई आए तो ये मेरे पास आए, बोले सुरेश जी मैं कविता बहुत बढ़िया लिखता हूँ, लेकिन कविता से घर नहीं चल रहा है। मैंने कहा वो कविता कौन है, पहले उसका एड्रेस मुझे दो। बोले नहीं नहीं वो लिखने वाली कविता, कहीं नौकरी चाकरी दिला दो। मैं तो अखबार से जुड़ा हुआ हूँ, सामना अखबार में आप पढ़ते होंगे, मुझे महानगर में पढ़ते होंगे। मैंने कहा अखबार में वांट निकलती रहती है। हाँ बैठिए बैठिए। हाँ भाई हम लोग जल्दी शुरू कर दिए थे, टाइम से आप आएंगे। हाँ टाइम से नहीं आएंगे तो कैसे मालूम पड़ा चीफ गेस्ट नहीं आ रही। ये माइक का लाल थोड़ा गड़बड़ है, इसको लगता है एडवांस पेमेंट दे दिया गया है। तो युवराज भाई बोले मुझे नौकरी दिला दो, अखबार में वांट निकली। इन्होंने फार्म भर दिया और मैंने भी फार्म भर दिया। इंटरव्यू का कॉल लेटर एक ही दिन आ गया, आगे मैं बैठा, पीछे ये बैठे। इन्होंने कहा यार रात भर मैंने कब सम्मेलन किया, मैंने कोई तैयारी नहीं की, नौकरी कैसे मिलेगी? मैंने कहा मैं बताता हूँ आइडिया। इंटरव्यू वाले 400 क्वेश्चन याद करके आते हैं, उसी को सबसे पूछते हैं। मैं अंदर जाऊंगा, बाहर निकलूंगा, आपको बता दूंगा क्या पूछ रहे हैं, याद कर लेना। मैं बाहर निकला तो ये पूछे क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा 3 प्रश्न सबसे पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो सीधा सा उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने रख लिया यार, जैसा था वैसे छोड़ दिया। मैंने कहा पहला प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, इसका सीधा सा उत्तर है, मुझे बैठ जाने तो फिर चाहे इतना ही चल कर। डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने रट लिया। मैंने कहा दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हमारा देश आजाद कब हुआ, उसका भी सरल सा उत्तर है भाई 1857 में कोशिश शुरू हुई थी और 1947 में जाकर सफलता मिली। इन्होंने रट लिया। मैंने कहा तीसरा एकदम सरल, वो पूछते हैं मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं, तो इसका गोल मटोल उत्तर है, बोल देना कि भाई वैज्ञानिकों का यही विचार है, मगर आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। इन्होंने तीनों उत्तर रट लिया, खूब रटा, इतना रटा कि इनको उत्तर तो याद रहा मगर प्रश्न ही भूल गया। लेकिन भाई व्यापारी आदमी अब क्या बोले, कोई बात नहीं है, कभी आदमी हो, टेंशन लेने की बात नहीं है, उत्तर तो याद है ना। जैसे इनका नंबर आया धड़धड़ाते अंदर, बोले पूछो जहां से पूछना पूछो। का इतना और कॉन्फिडेंस, पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह। डटा हुआ था। बोले दाढ़ी ने मोछा मनमोहन सिंह, अरे तू पैदा कब हुआ? इन्होंने कहा 1857 में कोशिश शुरू हुई थी, 1947 में जाकर सफलता मिली। वो तो टेंशन में आ गया, बोला तू पागल है क्या? इन्होंने कहा वैज्ञानिकों का तो यही विचार है, मगर आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। कवि सम्मेलन में कविता सुना रहे थे सुरेश जी, एक श्रोता इनकी कविता पर आशिक हो गया, इनके पास आया, कहने लगा क्या आप कवि हैं? इन्होंने कहा हाँ मैं कवि हूँ। फिर उसने पूछा आपके पिताजी? तो इन्होंने कहा वे भी कवि हैं। फिर उसने पूछा आपके दादाजी? इन्होंने तुक्का मार दिया कि यार वे भी कवि थे, पर ये प्रश्न तू मुझे बार बार क्यों पूछ रहा है? तो वो श्रोता बोला कि नहीं मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इस बेवकूफ़ी की जड़ कहाँ तक है। हाँ बजा दीजिए, ढंग से बजा दीजिए, अगर बजाना है तो ढंग से आप तालियां बजाने तब हमें लगेगा कि हम भी उत्तर दें, क्योंकि उत्तर देना नहीं, मुझे तो आपको पैरोडियों से जोड़ना है, लेकिन अब क्योंकि छेड़े जा रहे हैं इसके लिए मुझे उत्तर देना पड़ रहा है। मैं वो नौकरी इन्हें मिली नहीं, वो वाली नौकरी नहीं मिली। अब ऐसे उत्तर पर कोई उत्तर देगा, नौकरी देगा क्या? इन्होंने दूसरा फॉर्म भरा, इनको नौकरी मिल गई, मुर्गी पालन केंद्र के मैनेजर बन गए। जिस दिन से मुर्गी पालन केंद्र के मैनेजर बने उस दिन से मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। मालिक आया, बोला मुर्गियों ने अंडा देना क्यों बंद कर दिया, क्या लफड़ा है? बोले मुझे साफ पता नहीं है। बोले जल्दी से मुर्गियों ने ढंग से अंडा नहीं दिया तो नौकरी से बाहर। मालिक चला गया तो सारी मुर्गियों को इकट्ठा किए,
और धमकी देते हुए बोले कि देख भाई, कल से सारी मुर्गियों ने अगर 2-2 अंडे नहीं दिए तो सबको काट करके मार्केट में खिला दिया जाएगा। रियल में इनकी धमकी का असर पड़ा। दूसरे दिन सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, मगर एक ने एक ही दिया। इन्होंने उसको बुलाया जाएगा, तेरे पर मेरी धमकी का असर नहीं पड़ा। बोला साहब, आपकी धमकी का ही असर था कि मैंने 1 अंडा दे दिया, बाकी मैं तो मुर्गा हूं। साथियों, किराने की दुकान पर गए और कहने लगे कुत्ते के बिस्किट हैं, तो दुकानदार ने कहा यही खाओगे कि घर ले जाओगे? देखिए, मैं आखिरी जवाब दे रहा हूँ, इसके बाद जवाब नहीं दूंगा। मैं पैरोडियों से आपको जोड़ूंगा जी, मैं पैरोडियाँ आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं आखिरी का जवाब दे रहा हूँ और इनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, इनके बारे में बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे मैं क्या जीत सकता हूँ। बच्चों की बात कर रहे थे, परसों फिल्म आई शोले। ये इनकी पत्नी और इनका 8 साल का बेटा दोनों पिक्चर देख रहे थे। रात 12 बज गया, इन्होंने कहा अपने बेटे से जाके सो जा, तुझे कल स्कूल जाना है, परीक्षा का समय चल रहा है। वो नहीं जा रहा था, 2 तमाचा लगाया, ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया, ऊपर से चादर डाल दिया। फिल्म चलती रही। रात को 1 बजे अमजद खान हेमा मालिनी को देख कर कहता है, रो छमिया जरा 2 ठुमके तो लगा के दिखा। ये बात इनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी। भारतीय परंपरा की नारी है, इनके जैसी नहीं है। उठकर किचन की तरफ जाने लगी। इनका दिमाग अमजद खान जैसा ही हो गया। इन्होंने भी अपनी पत्नी को घूर कर देखा और कहा, रो छमिया जरा मुझे भी तो 2 ठुमके लगा के दिखा। इतना सुनते इनका 8 साल का बेटा चादर के नीचे से मुंह निकाल कर कहता है, अरे वो बसंती, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ पैरोडियों से जोड़ा जाए। जवाब तो देना पड़ेगा, संचालक हूँ। इनका बेटा भी कम नहीं है। एग्ज़ाम देने के पहले उनको कहने लगा पापा को आकर के, पापा मुझे ऐसा गैस हुआ है कि फ्रेंड पर मेरा एग्ज़ाम में ऐसे आने वाला है, आप मुझे सिखा दीजिए। इन्होंने सिखा दिया। बेटा एग्ज़ाम देने चला गया। वापस जब एग्ज़ाम देकर वापस आया तो इन्होंने पूछा कि बेटा पेपर कैसा हुआ? तो इनके बेटे ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। फ्रेंड पर आया था ऐसे, लेकिन एक फ्रेंड पर तो नहीं आया था, फादर पर आया था। तो फिर बेटा मैंने तो तुझे सिखाया ही नहीं फादर का, तुझे कैसे अच्छा लगा होगा, कैसे तूने एग्ज़ाम दिया होगा, कैसे अच्छे नंबर आएंगे? लेकिन नहीं पापा, जहाँ जहाँ आपने मुझे फ्रेंड कहा था वहाँ मैंने फादर लिख दिया। तो इन्होंने सिर पीटते हुए कहा कि बेटा बता क्या लिखा? तो इनके बेटे ने बताया, आई हैव मैनी फादर्स बट रामलाल इज माई बेस्ट फादर। माई मदर लव्स हिम वेरी मच। ही ऑलवेज कम्स एट माई होम। द फादर इन नीड इज फादर इन डीड। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कुछ पैरोडियों से जोड़ा जाए। बहुत बढ़िया टीम है, बड़ी टीम है। नोक झोंक तो चलता रहेगा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कुछ पैरोडियों से आपको जोड़ा जाए। लेकिन पैरोडियाँ पढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम कवि लोग आपके चारण हो सकते हैं, आपके मन की बात कर सकते हैं। हमारा रिश्ता किसी पार्टी से जायज़ या नाजायज़ होता नहीं। हम जो कुछ कहेंगे उसको आप पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। क्योंकि मैं जहाँ माइक पर जाता हूँ पहले ही बता देता हूँ, मैं भाजपा का आदमी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, मैं शिवसेना का आदमी नहीं हूँ। आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूँ। इसके लिए जहाँ आनंद आए आनंद पूर्वक लीजिएगा, कोई पार्टी लेवल कुछ नहीं, आप मजा लीजिए। और कुछ पैरोडी शुरू करने से पहले एक अपेक्षा आपसे कि सावन में जैसे हरियाली होनी चाहिए और जवानी में मद भरी प्याली होनी चाहिए, अटल के लिए जो मनाली होनी चाहिए और सीमा की जैसे रखवाली होनी चाहिए, तो आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए, ऐश्वर्या जैसी घर वाली होनी चाहिए, तो आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए, आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए। शादी हो गई था, ऐश्वर्या के नाम पे ताली बजा रहे हैं। स्वागत है। माँ सरस्वती की आराधना हुई। मैं चाहता हूँ कि अपने काव्य पाठ की शुरुआत भगवान गणेश की वंदना से शुरू करें, और भगवान गणेश की वंदना में आपके दिल की बात अगर हो तो जो तालियां आपने शुरू की हैं वो मेरे शब्दों के साथ चलनी चाहिए। स्वागत है। आपको याद रखना है, कुछ समय पहले भगवान गणेश ने दूध पिया था। तो एक दंत गणपति गणराया सब देवों में आला, और जहर पी गए शंकर जी
तू पिया दूध का प्याला, धरती पर आकर के अब तू रीत बदल दे प्यारे, और देश के हर एक भ्रष्ट नेता का खून पी के दिखला रे। ओ गणपति गणराया, ओ गणपति गणराया, ओ गणपति गणराया, ओ गणपति गणराया। जगह जगह बम फूट रहे हैं, धरती लहूलुहान, ओ मुंबई अपनी बम्बई रे, सिसके हिंदुस्तान। शांति अमन के लाले पड़ गए भारत की माटी में, ओ शंकर का त्रिशूल गाड़ दे दुश्मन की छाती में। ओ गणपति गणराया, ओ गणपति गणराया। और एक दृश्य आपको दिल्ली पर दिखाना चाहूंगा, आनंद लीजिएगा और समर्थन दीजिएगा कि अय्याशी में नेता डूबे, जनता भूखी प्यासी। अय्याशी में नेता डूबे, जनता भूखी प्यासी। ओ धर्म छोड़कर राजनीति में घुस गए सब सन्यासी। जिनको जेलों में होना था उनसे सज गई दिल्ली, जिनको जेलों में होना था उनसे सज गई दिल्ली। ऐसे गद्दारी नेता से देश को मुक्ति करारे। ओ गणपति गणराया, ओ गणपति गणराया, ओ गणपति गणराया, ओ गणपति गणराया। तो रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा भुजबल आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा भुजबल आएगा। राज करेंगे राजू लिंगम, तेलगी मौज मनाएगा। पिछले दिनों अमेरिका जाना हुआ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको लगे कि मैं अमेरिका रिटर्न हूं। सच घटना बता रहा हूं। वहां पूरे विश्व के कवि इकट्ठे हुए थे, सब अपने देश की बड़ाई कर रहे थे। अमेरिका वाले ने कहा कि हमारे यहाँ एक आदमी का हाथ ही नहीं था, हमारे वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हाथ लगा दिया, आज वो टेनिस का चैंपियन है। फ्रांस वाले ने कहा इसमें बड़ी बात क्या है, अरे हमारे यहाँ एक आदमी के पैर ही नहीं था, हमारे वैज्ञानिकों ने कृत्रिम पैर लगा दिया, आज वो फुटबॉल का चैंपियन है। मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने कहा हमारे यहाँ की बात ही अलग है। बोला इंडिया में क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ एक आदमी के सिर ही नहीं, मुंडिच नहीं। वैज्ञानिकों ने एक नारियल रखा और साफा बांध दिया, आजकल हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, नहीं होगी। वो बम कितना फोड़वाए मुशर्रफ, दिल्ली गर्म नहीं होगी, नहीं होगी। और इटली वाली के आगे, इटली वाली के आगे सरदार भी पूछ हिलाएगा। करेंगे राजू लिंगम, तेलगी मौज मनाएगा। एक हकीकत घटना बताता हूँ आपको कि पिछले दिनों शाहरुख खान अमेरिका गए थे और एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ भाई साहब, आगे भी वैसे ही वो लोग हैं जैसे पीछे देख रहे हैं आप, पीछे घूर घूर कर देख रहे हैं, पता नहीं क्या। शाहरुख खान को पुलिस ने पकड़ लिया, हंगामा मच गया हमारे देश में। अमेरिका की पुलिस गलत है, अमेरिका वाले गलत हैं, जबकि कोई गलत नहीं था। रियल में हुआ है कि शाहरुख खान की एक फिल्म है डान नंबर 2। जिस समय शाहरुख खान हवाई जहाज से उतरे उस समय वहां स्क्रीन, जो एयरपोर्ट पर टीवी स्क्रीन लगी होती है, उस पर डान फिल्म आ रही थी और डान फिल्म पर डान में वही गाना चल रहा था, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन,
मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। पुलिस ने देखा टीवी में कह रहा है मैं हूँ डॉन, उधर जा रहा है वही आदमी, पकड़ो पकड़ो इसको। पुलिस ने पकड़ लिया तो शाहरुख खान तो फंस गए। बोले यार वो सही बात नहीं है, वो नकली है नकली। बोले नहीं नहीं आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो मैं हूँ डॉन। तो शाहरुख खान ने सफाई दी, क्या कहा, मैं वो डॉन नहीं हूँ। शाहरुख जी कहा कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ खान, मैं हूँ खान, मैं हूँ रुक रुक खान। अरे दीवानो फर्नांडिस जिसकी तुम मिलकर के कपड़े उतारे थे, ओ मैं नहीं, ओ मैं नहीं। बगदाद में जिस खान ने बुश जी को जूते दे मारे थे, वो मैं नहीं, अरे वो मैं नहीं। सल्लू का मारा हूँ, बिग बी से हारा हूँ, भैया मैं डुप्लीकेट डॉन। अरे शैतानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ खान, रुक रुक खान, मैं हूँ हकला खान। अरे शैतानो। पिछले दिनों एक घटना और घटी। आपने देखा होगा कि राखी का स्वयंवर हुआ, 16 लोग आए शादी करने के लिए राखी से, 15 राखी बंधवा के चले गए, एक बेचारा फंस गया। जी आप भी गए थे क्या? जी जी जी, मैं समझा कि आप भी लाइन में थे। नहीं नहीं, बुजुर्ग लोग रात को आवाज बंद करके राखी को ही देखते हैं। 15 लोग राखी बंधवा कर चले गए, एक बेचारा फंस गया, टोरंटो का व्यापारी। मैंने उससे पूछा, अरे यार आप व्यापारी हो, आपने राखी को कैसे पसंद कर लिया? उन्होंने कहा कि सुरेश जी आजकल मंदी का युग चल रहा है, हम व्यापारी आदमी हैं, रोज नई नई मुसीबतें, रोज नई नई परेशानी आती हैं। मैंने सोचा कि इससे शादी कर लेता हूं, जब कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आएगी तो सामने इसको खड़ी कर दूंगा, सारी मुसीबत छोटी लगने लगेगी। तो मैंने उनसे कहा कि यार आपने क्या देखा इसमें कि राखी सावंत लजाए, ये गंगा राम की समझ में न आए, ये छोरी तुम्हें पसंद आई कैसे, ये छोरी तुम्हें पसंद आई कैसे। देखिए मेरे तर्क देखिए, मैं उससे पूछ रहा हूं क्यों पसंद आई आपको, कि किस मिक्का से कराए, किस मिक्का से कराए, खुद को सती भी बताए, बिल्ली 900 चूहे खाए और हज को भी जाए। दुनिया जाने इसके ट्रेंड, इसके कई बॉयफ्रेंड, सबने बजाया है बैंड, फिर भी स्वयंवर रचाए, पग पग ससुरी पगलाए, ये गंगा राम की समझ में न आए, ये छोरी तुम्हें पसंद आए कैसे, ये छोरी तुम्हें पसंद आए कैसे। संपर्क सरकार बनी, पापा जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। कैसे बने हो? पूरे चुनाव को देखिए 4 पंक्तियों में, कि 14 दल मेल किया धीरे धीरे, और मंदिर को फेल किया धीरे धीरे, मायावती फड़फड़ाती थी, उसको भी ठेल दिया धीरे धीरे, पापा की नैया फिर से चली, दाढ़ी वाले को पिटाया है पासवान। पूरा पूरा देखिए, पूरे लोकसभा में जो कुछ हुआ है पापा जी ने और सोनिया ने किया है, अगर 4 पंक्तियों में प्रयास कर रहा हूं, अगर लगे कि हाँ सही सही घटनाएं घटी है तो आप आनंद लीजिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कि दाढ़ी वाले को पिटाया है, चारा वाले को चबाया है, और लेकर घड़ी मुस्कराते थे, उनकी तो लुटिया डुबाया है, थे जो लौह पुरुष बन गए गायरी, थे जो लौह पुरुष बन गए गायरी, छोटे भैया अमर सिंह
भूले शायरी, गिरजी को खेल दिया धीरे धीरे, मंत्रालय गिरजी को खेल दिया धीरे धीरे, और साध्वी को जेल दिया धीरे धीरे, देवड़ा को तेल दिया धीरे धीरे, और ममता को रेल दिया धीरे धीरे, पापा की नैया धीरे से चली। पिछले दिनों जी उमा जी का फोन आया। आप टेंशन मत लीजिए सर, बहुत समय है, यहाँ पूरा समय ही समय है। उमा जी का फोन आया। उमा जी ने कहा सुरेश जी सब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मैं तो बनूंगी। मैंने कहा देखिए जसवंत जी को निकाला गया तो सबसे पहले अटल जी से जाके मिले, मेरी सलाह मानोगी? बोले हाँ मानूंगी। मैंने कहा उनसे कि धूम मचा ले धूम, इश्क इश्क कुर्सी से कर ले, इश्क इश्क सत्ता से डर ले, सीएम जो बनना दोबारा, इश्क पर तू रिस्क ना ले, ब्रह्मचारी को पटा ले, वरना बद्रीनाथ में जाके घूम 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 मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। तब अटल जी का फोन आया कि मैं तो परेशान हूँ, कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा अभी उमा जी का फोन आया था, जरा उनको फोन लगाओ। उमा जी के पास अटल जी ने भी फोन लगा दिया। उमा जी घर आ जा रे, उमा जी घर आ जा रे, माया भी न पट पाई, जयन निकट आई, तू ही मेरी लाज बचा जा रे, उमा जी घर आ जा रे। देखो फिर चुनाव घिर आए, मुझको तेरी याद सताए, दिल दल का दरवाजा खुला और सुषमा का भी फोन न आए, उमा जी घर 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 घर, उमा जी घर आ जा रे, उमा जी घर आ जा रे। अरे रहिया चलत मोरा घुटना दुखाने लगे,